आज हम एक पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। जब हम वेनेजुएला की खबरें देखते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ एक तरह का युद्ध चल रहा है। लाखों लोग देश छोड़ चुके हैं, सड़कों पर हिंसा है और एक समय पर तो दो दो लोग खुद को देश का राष्ट्रपति बता रहे थे। हाँ, वो तो बहुत ही अजीब स्थिति थी। ये सब किसी भी देश को गृह युद्ध में ढकेलने के लिए काफी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर विशेषज्ञ इसे गृह युद्ध कहने से हिचकिचाते हैं। तो सवाल यह है कि क्यों, अगर ये युद्ध नहीं है तो आखिर है क्या? और इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत होती है सबसे नाटकीय हिस्से से। एक देश, दो राष्ट्रपति। ये कहानी का वो मोड़ है जहां से पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया। हाँ, 2019 की बात है। विपक्षी नेता जुआन ग्वाइडो ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। मेरे लिए तो ये समझना ही मुश्किल है। मतलब एक मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पहले से ही सत्ता में है और अचानक एक और शख्स आकर कहता है नहीं, असली राष्ट्रपति मैं हूं। ये तो सीधे सीधे गृह युद्ध को दावत देने जैसा लगता है। बिल्कुल। ऐसा क्या हुआ कि देश दो हिस्सों में बंटकर लड़ने नहीं लगा? सेना ने किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को खत्म क्यों नहीं कर दिया? यही इस संकट का सबसे अहम पहलू है। देखिए, सतह पर यह बिल्कुल गृह युद्ध की शुरुआत जैसा दिखता है। ग्वाइडो को अमेरिका समेत 50 से ज्यादा देशों ने मान्यता भी दे दी। हाँ, तब तो लगा था कि मादुरो की सरकार अब गई कि तब गई। बिल्कुल, लेकिन एक चीज थी जो ग्वाइडो के पास नहीं थी, और वो थी देश के अंदर असली ताकत, मतलब सेना का नियंत्रण। हाँ, निकोलस मदुरो ने अपने गुरु ह्यूगो शावेज की ही तरह सेना के टॉप अधिकारियों को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखा। लेकिन कैसे? मतलब जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो रही थी, लोग भूखे मर रहे थे, तो सेना के जनरल मादुरो के साथ क्यों खड़े रहे? क्या उन्हें देश की हालत नहीं दिख रही थी? दिख रही थी, बिल्कुल दिख रही थी, लेकिन उनके अपने हित भी थे। अच्छा। मादुरो सरकार ने सेना के बड़े अधिकारियों को अर्थव्यवस्था के कई जरूरी हिस्सों जैसे तेल उद्योग और खाद्य वितरण पर कंट्रोल दे रखा था। इससे उन्हें काफी आर्थिक फायदा हो रहा था। तो उनके लिए मादुरो का साथ देना अपनी ताकत और अपना पैसा बचाए रखने जैसा था। मतलब ये वफादारी से ज्यादा निजी फायदे का सौदा था, कह सकते हैं। तो ग्वाइडो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तो ले आए, लेकिन देश के अंदर सत्ता के इस ढांचे को तोड़ नहीं पाए, और नतीजा ये हुआ कि दो सेनाओं के बीच लड़ाई शुरू ही नहीं हुई। ये एक अजीब से गतिरोध एक पॉलिटिकल स्टेलमेट में बदल गया। अच्छा, तो ये ताकत का एक ऐसा खेल था जिसमें एक के पास अंतर्राष्ट्रीय लेजिटिमेसी थी और दूसरे के पास जमीनी हकीकत, यानी बंदूक की ताकत। एकदम सही। ठीक है, तो अगर दो सेनाएं आपस में नहीं लड़ रही थीं, तो फिर सड़कों पर इतनी हिंसा कहां से आ रही थी? खबरों में हमने 2014, 2017 और 2019 के प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की बात सुनी है। वो तस्वीरें भयानक थीं। वो हिंसा असली थी और बहुत बहुत घातक भी। लेकिन यहाँ हमें हिंसा की प्रकृति को समझना होगा। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि संघर्षों का विश्लेषण करते समय ये कितना मायने रखता है। वेनेजुएला में जो हो रहा था वो दो संगठित गुटों के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये कई अलग अलग तरह की हिंसा का एक जटिल मिश्रण था। मतलब हिंसा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? ये दिलचस्प है, इसे थोड़ा और समझाइए। बिल्कुल। एक तरफ तो थे सरकारी सुरक्षा बल जो प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कर रहे थे। ये था राजनीतिक दमन। ओके। लेकिन इसके साथ साथ एक और किरदार मैदान में था जिन्हें कलेक्टिवोज कहा जाता है। कलेक्टिवोज? हाँ, ये सरकार समर्थक सशस्त्र गुट थे जो मोटरसाइकिलों पर घूमते थे और प्रदर्शनकारियों और सरकार के आलोचकों को डराते धमकाते थे। कलेक्टिवोज, मैंने ये नाम सुना है। ये कौन लोग हैं? क्या ये सरकार की कोई अनऑफिशियल आर्मी है? एक तरह से कह सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि असल में शावेज के समय में सामुदायिक समूहों के तौर पर शुरू हुए थे। अच्छा। जिनका काम सामाजिक कार्यक्रम चलाना था। लेकिन धीरे धीरे ये सरकार के वफादार सशस्त्र गुटों में बदल गए जो उन इलाकों में सरकार का हुक्म चलाते हैं जहां पुलिस की मौजूदगी कम होती है। मतलब ये विरोध को दबाने के लिए बल का इस्तेमाल करते हैं और सरकार इन्हें ऐसा करने की खुली छूट देती है। तो ये दमन का एक और लेवल हो गया। वाह, मतलब सामुदायिक समूह से सरकार के गुंडे बन गए। ये तो कहानी में एक और गहरा मोड़ है। तो हमारे पास सरकारी बल हैं, ये कलेक्टिवोज हैं, और कोई? हाँ, तस्वीर अभी और भी धुंधली होनी बाकी है। बताइए। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था टूटती है और सरकार का कंट्रोल कमजोर होता है तो आपराधिक गिरोहों को फलने फूलने का मौका मिल जाता है। सही है। वेनेजुएला में भी यही हुआ। कई बड़े बड़े गैंग्स ने शहरों के बड़े इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। उनका मकसद राजनीतिक नहीं
बल्कि ड्रग्स, किडनैपिंग और दूसरे अपराधों से पैसा कमाना है। और फिर चौथा एंगल है देश की सीमाओं का, खासकर कोलंबिया से लगी सीमा, जहां पुराने गुरिल्ला समूह और ड्रग तस्कर सक्रिय हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये किसी एक लड़ाई की कहानी नहीं है। नहीं, ये कई छोटी बड़ी लड़ाइयों का एक जाल है जो एक ही समय पर एक ही देश में चल रही हैं। मैं समझ रहा हूँ। तो ये दो सेनाओं के बीच एक सीधी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बिखरी हुई कई तरफा हिंसा है, जिसमें सरकार भी शामिल है, उसके समर्थक भी, अपराधी भी और गुरिल्ला भी। बिल्कुल। इसलिए इसे गृह युद्ध नहीं कहा जा सकता, भले ही नागरिकों के लिए ये उतना ही खतरनाक क्यों ना हो। एकदम सही। ये आंतरिक अस्थिरता और राजनीतिक दमन का एक घातक कॉकटेल है, लेकिन ये युद्ध की तकनीकी परिभाषा में फिट नहीं बैठता। और ये सारी हिंसा और राजनीतिक खींचतान एक ऐसे मंजर पर हो रही थी जहां देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी थी। पूरी तरह से। जो आंकड़े आते हैं वो तो मतलब दिमाग को सुन्न कर देते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन यानी बेतहाशा महंगाई। जी। लेकिन इस शब्द का असल जिंदगी में मतलब क्या था? ये लोगों के लिए कैसा था? इसे ऐसे समझिए कि सुबह आप जिस पैसे से एक कप कॉफी खरीद सकते थे, शाम तक उसी पैसे से शायद आप एक कैंडी भी ना खरीद पाए। ओ माय गॉड। लोगों को नोटों की गड्डियां बैग में भर कर ले जानी पड़ती थी, सिर्फ थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए। आखिरकार उन नोटों का वजन उनकी कीमत से ज्यादा हो गया। इस आर्थिक तबाही का इंसानी चेहरा देखना हो तो एक कहानी अक्सर सुनाई जाती है। एक डॉक्टर जिसने अपनी पूरी जिंदगी काम किया, अपनी रिटायरमेंट की सारी बचत से 1 किलो पनीर भी नहीं खरीद पा रहा था। क्या? हाँ, ये उस संकट का पैमाना था। ये तो दिल दहला देने वाली बात है। और ये सब उस देश में हो रहा था जिसके पास मतलब दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं। तो फिर ऐसा हुआ क्या? सालों का कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और तेल उद्योग में निवेश की भारी कमी। अच्छा। जब तेल की कीमतें ज्यादा थीं, तब सरकार ने खूब पैसा खर्च किया, लेकिन जब कीमतें गिरीं तो उनके पास कोई प्लान भी नहीं था। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही टूट गई। और नतीजा? दुकानों की अलमारियां खाली हो गईं, अस्पतालों में दवाएं खत्म हो गईं, बिजली और पानी की कटौती आम बात हो गई। और इसी के चलते वो हुआ जिसे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा पलायन कहा जाता है। 70 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर चले गए। 70 लाख? ये देश की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है। जी, और ये लोग कोई युद्ध से नहीं भाग रहे थे। वे भूख से, बीमारी से और निराशा से भाग रहे थे। वे पड़ोसी देशों जैसे कोलंबिया, पेरू और ब्राजील में पैदल चलकर जा रहे थे, जो खुद भी इन लाखों लोगों को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जब हम वेनेजुएला की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि ये राजनीति और हिंसक संकट एक बहुत बड़े मानवीय संकट के ऊपर खड़ा है। हाँ। तो ये एक तरह का एक विशेष साइकिल बन गया। अर्थव्यवस्था खराब हुई तो लोग सड़कों पर उतरे, और जब लोग सड़कों पर उतरे तो सरकार ने उन्हें दबाया, जिससे हालात और बिगड़ गए और अर्थव्यवस्था और भी नीचे चली गई। बिल्कुल। और जब कोई देश इस तरह के चक्कर में फंस जाता है तो बाहरी ताकतें मैदान में उतरती ही है। हाँ। यहीं से कहानी में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होते हैं। हाँ, अमेरिका और यूरोपीय देशों के लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंध। यहाँ पर बहस बहुत ज्यादा बटी हुई है ना? बहुत ज्यादा। सरकार और उसके समर्थक कहते हैं कि ये प्रतिबंध एक आर्थिक युद्ध हैं और देश की बर्बादी के लिए यही जिम्मेदार हैं। वहीं विपक्ष और पश्चिमी देश कहते हैं कि ये प्रतिबंध सिर्फ भ्रष्ट सरकार को निशाना बनाने के लिए है। असलियत क्या है? असलियत हमेशा की तरह इन दोनों के बीच में कहीं है। ये बात सच है कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था प्रतिबंध लगने से कई साल पहले ही कुप्रबंधन की वजह से बर्बाद होनी शुरू हो गई थी। तेल का उत्पादन पहले ही गिर रहा था। ओके। लेकिन प्रतिबंधों ने एक मरती हुई अर्थव्यवस्था के चारों ओर एक मजबूत पिंजरा बना दिया। मजबूत पिंजरा मतलब इन प्रतिबंधों ने मादुरो सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से व्यापार करना, कर्ज लेना या अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी तेल बेचना लगभग नामुमकिन बना दिया। अच्छा। तो अगर अर्थव्यवस्था को बचाने की कोई छोटी मोटी उम्मीद बची भी थी तो प्रतिबंधों ने उसे खत्म कर दिया। उन्होंने हालात को सुधारना बेहद मुश्किल बना दिया। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। हाँ, कि मादुरो सरकार अकेली नहीं थी। रूस, चीन, ईरान और क्यूबा जैसे देशों ने उसे आर्थिक और राजनीतिक मदद देकर सत्ता में बनाए रखा। तो ये संकट एक भू राजनीतिक शतरंज का खेल भी बन गया। बिल्कुल, जिसमें मोहरे वेनेजुएला के आम नागरिक थे। तो ये कहना बहुत आसान होगा कि सारी गलती सरकार की है या सारी गलती प्रतिबंधों की है। सच यह है कि आंतरिक कुप्रबंधन और बाहरी दबाव
दोनों ने मिलकर इस तबाही को अंजाम दिया। जी। और एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की मानवीय कीमत क्या होती है? क्या ये वाकई उस सरकार को नुकसान पहुंचाती हैं जिसे ये निशाना बना रही हैं, या फिर इसकी सबसे ज्यादा मार आम लोगों को झेलनी पड़ती है? यही इस मामले का सबसे जटिल नैतिक सवाल है। तो इन सब बातों को जोड़ने के बाद चलिए अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं। तस्वीर अब काफी अलग दिख रही है। हमारे पास दो सेनाएं नहीं हैं जो आपस में लड़ रही हों, कोई विदेशी हमला भी नहीं हुआ है और कोई एक राष्ट्रव्यापी संगठित संघर्ष भी नहीं है। सही। तो फिर इसे युद्ध कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, भले ही लोगों की तकलीफ युद्ध जैसी ही क्यों ना हो। सही कहा। एक सख्त संघर्ष विश्लेषण के नजरिए से देखें तो इसे युद्ध कहना तकनीकी रूप से गलत होगा। विशेषज्ञ इसे कुछ इस तरह से समझाते हैं: एक निरंतर तानाशाही शासन, एक गंभीर मानवीय संकट, स्थानीय और बिखरी हुई हिंसा और एक राजनीतिक गतिरोध। ये परिभाषा शायद उतनी सीधी साधी नहीं है, लेकिन ये जमीनी हकीकत के ज्यादा करीब है। लेकिन फिर भी आम बोलचाल में लोग युद्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सरकार कहती है कि वो आर्थिक युद्ध का शिकार है, विपक्ष कहता है कि सरकार ने लोगों के खिलाफ युद्ध छिड़ रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि युद्ध एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। यह एक राजनीतिक हथियार है। अच्छा। जब आप कहते हैं कि आप युद्ध में हैं, तो आप अपने समर्थकों को एकजुट कर सकते हैं, अपने विरोधियों को दुश्मन बता सकते हैं और अपने कठोर कदमों को सही ठहरा सकते हैं। यह एक प्रोपेगेंडा का तरीका है। और शायद इसका एक और कारण है जो ज्यादा मानवीय है, वह है आम नागरिकों पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। जब आपके पास खाने को ना हो, बीमार होने पर दवा ना मिले, जब आप सड़क पर निकलने से डरें और जब भविष्य में कोई उम्मीद ना दिखे, तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी एक जंग जैसी महसूस होती है ना? बिल्कुल। लोगों के लिए ये अनुभव किसी युद्ध क्षेत्र में रहने से कम नहीं है। और ये हमें एक बड़ी बात सिखाता है कि हम संघर्षों को बयां करने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये कितना मायने रखता है। युद्ध शब्द के अपने कानूनी और राजनीतिक मायने होते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप या युद्ध अपराधों के नियम लागू होना। वेनेजुएला की स्थिति उन परिभाषाओं में फिट नहीं बैठती, भले ही वहां लोगों की पीड़ा किसी भी युद्ध क्षेत्र जितनी ही वास्तविक और भयानक है। तो ये एक अलग तरह का संकट है। हाँ, और शायद इसे समझने के लिए हमें नई शब्दावली और नए नजरिए की जरूरत है। तो संक्षेप में कहें तो वेनेजुएला की कहानी किसी पारंपरिक गृह युद्ध की नहीं, बल्कि एक ऐसे जटिल संकट की है जिसमें एक जिद्दी तानाशाह, पूरी तरह से ढह चुकी अर्थव्यवस्था, कई तरह की बिखरी हुई हिंसा और एक बड़ा मानवीय पलायन शामिल है। हाँ, ये एक ऐसी त्रासदी है जो एक गतिरोध में फंसी हुई है। हाँ, एक ऐसा गतिरोध जहां कोई भी पक्ष इतना मजबूत नहीं है कि दूसरे को पूरी तरह हरा दे, और जिसके केंद्र में करोड़ों लोगों की बेइंतहा पीड़ा है। और ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि वेनेजुएला एक राजनीतिक गतिरोध में फंसा है। ये एक सवाल खड़ा करता है, ऐसी स्थिति में जहां पारंपरिक युद्ध तो नहीं है, लेकिन मानवीय पीड़ा बड़े पैमाने पर है और सालों से जारी है, इस तरह के गतिरोध को तोड़ने के लिए किस नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय या आंतरिक समाधानों की आवश्यकता है? पारंपरिक तरीके तो यहां नाकाम हो चुके हैं।